इन बिगड़े हुए भाई बहनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें एक ऐसी बदबूदार और गोबर से भरी जगह भेज दिया गया है। यहाँ इतनी बदबू थी और जानवर रोज इतना गोबर करते थे कि उससे 2 स्नोमैन बन जाए। और उससे भी बुरी बात यह थी कि यहाँ के उनके चचेरे भाई बहन एक से बढ़कर एक जंगली थे। लेकिन अब इस नखरे वाली राजकुमारी की कोई नहीं सुनने वाला था। वो यहाँ लंदन की बमबारी से बचने ही तो आए थे। ड्राइवर ने छोटे नवाब को उनके महंगे कपड़ों का बक्सा पकड़ाया और जाने लगा, पर वो बक्सा ठीक से पकड़ भी नहीं पाए थे कि ये बच्चे जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे आपस में भिड़ गए। इस तरह के हंगामे खेत पर रोज ही होते थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इन 3 बच्चों की माँ इसाबेला को उठानी पड़ती थी। उनके पति सेना में भर्ती होकर मोर्चे पर गए थे, इसलिए तीनों बच्चों को अकेले पालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। साथ ही उसे काम करके पैसे भी कमाने पड़ते थे ताकि घर चल सके। इसाबेला की मालकिन एक भूलने वाली बूढ़ी औरत थी जो अक्सर ऐसी गड़बड़ कर देती थी जिसे इसाबेला को ठीक करना पड़ता था। जैसे ही वो सब समेटकर काम से निकलने वाली थी, उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने फिर गलती कर दी और बेचने वाली सारी चाशनी अलमारी में उड़ेल दी। जमीन भी पूरी तरह चिपचिपी हो गई थी और उसे फिर से सब साफ करना पड़ा। आखिरकार दिन भर की थकी हारी इसाबेला भारी कदमों से घर लौटी, लेकिन उसे एक पल का भी चैन नहीं मिला। बच्चों ने अपने नए भाई बहनों के साथ मिलकर घर सिर पर उठा रखा था। ये बच्चे लड़ कर पागल हो चुके थे और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी घर के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और बत्तियां भी टिमटिमाने लगी। इसाबेला ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने कहा कि वो सेना की तरफ से भेजी गई एक नैनी है, लेकिन उसकी शांत आवाज और रौबदार अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पुरानी कहानी की कोई खतरनाक चुड़ैल हो। पैसों की तंगी के कारण इसाबेला उसे मना करना चाहती थी, लेकिन मैकफी ने उसे तसल्ली दी कि सरकार खुद उसे उसकी तनख्वाह देगी। फिर वो सीधे डाइनिंग रूम की तरफ गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। बच्चे अभी भी एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे और उन्हें इस अजनबी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैकफी के रुक जाने के आदेश को भी उन्होंने पूरी तरह अनसुना कर दिया। फिर उसने बिना कुछ और कहे अपने लबादे से एक जादुई छड़ी निकाली और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। एक चिंगारी उठी और बच्चों का शरीर अचानक बेकाबू हो गया। वे सब खुद को ही पीटने लगे और पास खड़ा छोटा भाई भी अपने हाथ में पकड़े क्रिकेट बैट से मेज पर रखे बर्तनों को तोड़ने लगा। शायद उन्हें अब दर्द का एहसास होने लगा था, इसलिए बच्चे मैकफी से रहम की भीख मांगने लगे। लेकिन रुकने की बस एक ही शर्त थी कि बच्चों को एक दूसरे से माफी मांगनी होगी और ये वादा करना होगा कि वो आगे से नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगले ही पल छोटे भाई का बैट उनके पिता की चिट्ठियों पर जा टिका। वो उस परिवार की सबसे कीमती चीज थी। जब उन्हें लगा कि वो भी आग में जा गिरेगी तो बच्चों को हार माननी ही पड़ी। उसी वक्त मैकफी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और जादू कर दिया। ऐसा लगा मानो समय रुक सा गया हो। मिस्टर इनाम का एक कौवा उड़कर आया और उसने बड़ी चापलूसी से वो चिट्ठी वापस मैकफी के हाथ में रख दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कोई बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए मैकफी उस केवे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे अपने कंधे पर बैठने तक की इजाजत नहीं देती थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। जादुई मैकफी को देखकर बच्चों की अब बदमाशी करने की हिम्मत नहीं हुई और सब चुपचाप सोने चले गए। एक जादुई नैनी के तौर पर मैकफी ने अपना पहला काम बड़ी आसानी से पूरा कर लिया था, बच्चों की लड़ाई रुकवाना। इसके साथ ही उसके चेहरे का एक मस्सा भी गायब हो गया। दरअसल मैकफी के यहाँ आने का असली मकसद बच्चों को खुद अपनी समस्याएं सुलझाना सिखाना था। जब भी वो कोई एक नई बात सीखते, मैकफी का चेहरा और भी सुंदर हो जाता, लेकिन उसके काम करने का तरीका हमेशा एक ही रहता था। जब तुम मुझे चाहोगे लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी तब मैं चली जाऊंगी। लेकिन अभी तो बच्चों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मैकफी को अपने पास रोकना भी चाहेगा। वे बस उस चुड़ैल को भगाना चाहते थे। अपनी जिद दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि वे तबेले के जानवरों के साथ सो लेंगे, लेकिन मैकफी की बात नहीं मानेंगे और एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे। ये सुनकर मैकफी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जादुई छड़ी निकाली। बकरियां, गाय और हाथी सब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। भले ही वो इतने बड़े और बदबूदार थे, लेकिन बच्चों ने उन्हें भगाया नहीं, बल्कि खुद उन्हें अपने कंबल और तकिए दे दिए। एक और मस्सा भी अब गायब हो गया था। बच्चों में आया ये बदलाव देखकर मैकफी खुशी खुशी वहां से चली गई। अगली सुबह जब वो उठे तो जानवर वहां से जा चुके थे और फिर सुनाई दी मैकफी की तेज सीटी की आवाज जो उन्हें नीचे नाश्ते के लिए बुला रही थी। बच्चों के मन में अभी भी उसके लिए नफरत थी और वे उससे निपटने के तरीके सोच रहे थे। मुझे लगता है कि वो कोई सीक्रेट वेपन है। मेरे पिता सेना के दफ्तर में बहुत बड़े अफसर है, इसलिए मुझे ये सब पता है। मुझे शक है कि उसकी उस छड़ी में से कोई बहुत ही खतरनाक केमिकल निकलता है जब वो उसे जमीन पर मारती है। जहरीली गैस के हमले से बचने के लिए चचेरे भाई ने गैस मास्क पहन लिया था। नखरे वाली बहन अभी भी ऊपर अपने लिए अच्छे कपड़े ढूंढ रही थी और सबसे बड़ा भाई नॉर्मन रोज की तरह बाल्टी लेकर घर के सुअरों को चारा खिलाने गया, पर उसने देखा कि बाड़ा पूरी तरह खाली था। बिना कुछ सोचे वो भागकर घर गया और अपने छोटे भाई बहनों को बताया कि सुअर गायब है। वे उन सुअरों को एक किसान को बेचने वाले थे ताकि ट्रैक्टर किराए पर लेकर फसल काट सके, लेकिन अब सुअर गुम हो गए थे तो वे फसल भी नहीं काट पाएंगे और खेत को बेचना पड़ जाएगा। इस बड़ी मुसीबत से बचने के लिए बच्चों ने 2 गुटों में बंटकर सुअरों को ढूंढने का फैसला किया। सबने मिलकर काम किया और जल्दी ही 2 सुअर पकड़ लिए। जब ये बात मैकफी को पता चली तो उसने सुअर पकड़ने के इस खेल को थोड़ा और मुश्किल बनाने का सोचा। उसने फिर से जोर लगाकर अपनी जादुई छड़ी जमीन पर मारी और सब कुछ बदल गया। जो सुअर अभी तक सीधे साधे दिख रहे थे वे फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ने लगे। वो टहनियों से छलांग लगा सकते थे और फिर स्प्रिंग की तरह उछलकर दूसरी तरफ जा सकते थे। उनका ये हुनर किसी नेशनल टीम के खिलाड़ियों से कम नहीं था। जादू से ताकतवर हुए इन सुअरों का कमाल बस यही तक नहीं था, वे पानी में बैले डांस भी बहुत ही खूबसूरती से कर रहे थे। उनके एक साथ किए गए स्टेप्स और गजब के मूव्स देखकर लग रहा था जैसे वे कोई सिंक्रोनाइज स्विमिंग की टीम हो।
इतने होशियार और फुर्तीले सुअरों के सामने बच्चे बिल्कुल बेबस हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। सुअरों को बेचने का वक्त पास आ रहा था तो सिरिल ने सलाह दी कि उन्हें एक प्लान बनाकर पकड़ना होगा। छोटे भाई को सुअरों को भगाकर एक खास रास्ते पर लाना था, जबकि बाकी चारों ऊंचाई पर छिपकर माँ के घूंघट से एक जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लेंगे। उनका प्लान उनकी सोच से भी ज्यादा अच्छा काम कर गया। बच्चे खुशी खुशी सुअरों को घर ले आए। जो चचेरे भाई बहन सुबह नखरे दिखा रहे थे, वे भी ईसा आंटी के साथ व्यापार में मदद करने लगे। इनके और ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ये सुअर तो जीनियस है। किसान को बच्चों की इन बड़ी बड़ी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि बच्चे बस ज्यादा पैसे ऐंठना चाहते हैं। लेकिन खुले दिल वाले किसान ने भी कंजूसी नहीं की और सौदा पक्का हो गया। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के गले मिला। लेकिन तभी अचानक इसाबेला ने देखा कि सेलिया ने उसकी शादी का जोड़ा पहना हुआ है। क्या ये मेरी शादी का जोड़ा है? ये हमारी गलती है। हमने ही सेलिया को गलत समझा। नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने इसे खरीदा था। नहीं, मुझसे पूछना चाहिए था। हमें सुअरों को पकड़ना था। मुझे सच में बहुत खेद है। जो पांचों बच्चे हमेशा लड़ते रहते थे, उन्होंने इस बार एक साथ अपनी गलती मानी। बच्चों में आ रहे इन छोटे छोटे बदलावों को देखकर इसाबेला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं तुम्हें बता दूं कि कल एक पार्टी होगी। मैंने पैसे दे दिए हैं और हम उन पैसों से बियर खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईसा दुखी नहीं थी, बस बच्चों के सामने उसे अपनी कुछ भावनाएं खुद ही संभालनी पड़ती थी। उसने कीचड़ से सने हुए घूंघट को धोकर साफ किया और अपने पति के साथ शादी के दिनों को याद करने लगी। उनकी वो हंसी, एक दूसरे को गले लगाना, जहां जहां वो सफेद घूंघट लहराता था वहां ईसा की खुशियों से भरी मुस्कान थी। लेकिन अब वही घूंघट पीला और फटा हुआ हो गया था और उसके पति का अब कोई अतापता नहीं था कि वो जिंदा भी है या नहीं। उस वक्त ब्रिटेन में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। आदमी लड़ने के लिए मोर्चों पर चले गए थे और औरतें अकेले घर संभाल रही थी। शहर के कई बच्चों को हवाई हमलों से बचाने के लिए गांवों में भेजा जा रहा था। सिरिल और उसकी बहन को भी इसीलिए यहाँ भेजा गया था। लेकिन अब वे पहले दिन की तरह आपस में लड़भिड़ नहीं रहे थे। वे एक दूसरे की मुश्किलों को समझने लगे थे। भले ही सिरिल और उसकी बहन एक अमीर घर से थे, लेकिन उनके माँ बाप के रिश्ते अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ ईसा का परिवार खुशहाल तो था, पर उन्हें अपने पिता से लंबे समय तक दूर रहने का दर्द सहना पड़ रहा था। अगला दिन आ गया। सुनहरे खेतों पर धूप खिली हुई थी। बच्चे साथ मिलकर खेल कूद रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। बातों ही बातों में वे कट्टर दुश्मनों से अब पक्के दोस्त बन चुके थे। यहाँ तक कि वे मैकफी को भी खुशी खुशी अपना खाना बांट कर दे रहे थे। बच्चे सोच रहे थे कि मैकफी उस केवे से इतनी नफरत क्यों करती है। असल में मिस्टर एब बहुत ही पेटू था। उसे खिड़कियों पर लगी पुट्टी खाना बहुत पसंद था और इसी वजह से कई बार खिड़कियां गिर जाती थी। वो लगातार डकार भी मारता रहता था। तभी एक लड़की का ध्यान मैकफी के गले में लटके मेडल्स पर गया। ये 7 अलग अलग मेडल्स हिम्मत, दया, पक्का इरादा, कल्पना, जोश, भरोसा और अच्छी बुनाई के प्रतीक थे। ये वो खूबियां थी जो बच्चों को सीखनी थी। गांव की सुरक्षा देखने वाले बूढ़े पुलिस अफसर ने सबको हेलमेट पहनने की सलाह दी। क्या पता अगर कोई दुश्मन सेना यहाँ से गुजरे और गलती से छींक दे। ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन खेलकूद में मगन बच्चों ने जाहिर तौर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी अंकल फिल उदास चेहरे के साथ एक पीला लिफाफा लिए भारी कदमों से वहां आए, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई अच्छी खबर नहीं है। इसाबेल ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उसे खोला और देखते ही देखते वहां मातम छा गया। नॉर्मन भी इस बुरी खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चुपचाप खलिहान की तरफ चला गया। सिरिल को चिंता हुई कि कहीं वो कुछ गलत न कर ले, इसलिए वो भी उसके पीछे गया। लेकिन कम उम्र होने के कारण उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाए, इसलिए उसने माहौल हल्का करने के लिए बात बदलने की कोशिश की। ये सुनकर सिरिल को हैरानी हुई, क्योंकि आम तौर पर सेना झूठी चिट्ठी नहीं भेजती। लेकिन नॉर्मन को अपनी छठी इंद्री पर पूरा भरोसा था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि उसके पिता जिंदा है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने खुद उन्हें ढूंढने जाने का फैसला किया। लेकिन जाना कहाँ है ये उसे भी नहीं पता था। तभी सिरिल ने एक तरकीब सोची। उसके पिता वार ऑफिस में एक बड़े अफसर थे। वो पक्का अंकल ग्रीन का सच पता लगा सकते थे। लेकिन अभी एक बड़ी परेशानी थी। अंकल फिल काफी समय से उनके खेत पर नजर गड़ाए बैठे थे और इस बार वो जरूर उनकी माँ को खेत बेचने के लिए मना लेंगे। समय पर लंदन से वापस आने के लिए उन दोनों ने मैकफी से मदद मांगने का फैसला किया और अपनी बहन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी कि वो माँ को रोके रखे। लंबे सफर के बाद तीनों आखिरकार लंदन पहुंच गए। लेकिन जब वो वार ऑफिस पहुंचे तो दरवाजे पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया। बच्चों को परेशानी में देखकर मैकफी ने उनकी मदद करने की सोची। अपनी पुरानी नैनी को देखकर, जिसने बचपन में उसे पढ़ाया था, गार्ड की सारी हेकड़ी पल भर में निकल गई। उसने चुपचाप दोनों को अंदर जाने दिया। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। सिरिल के पिता को लगा कि दोनों बच्चे बेवकूफी कर रहे हैं। सिर्फ अपने अंदाजे के भरोसे वो चाहते थे कि वो इतनी मेहनत करके किसी को ढूंढे। थोड़ी देर बात करने के बाद ही नॉर्मन की हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन जो सिरिल अब तक चुपचाप खड़ा था, उसने अचानक से अपने पिता पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरअसल दुनिया के दुखों से अनजान इन भाई बहनों की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं थी। हमेशा सख्त रहने वाले उसके पिता का दिल भी पिघल गया और वो मुड़कर उस चिट्ठी की सच्चाई पता करने चले गए। कुछ ही देर में उसके पिता एक खबर लेकर आए। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि मिस्टर ग्रीन जंग के मैदान में लापता हो चुके हैं। सच जानने के बाद दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्हें समझ आ गया था कि झूठी चिट्ठी सिर्फ अंकल फिल ही भेज सकते थे। असल में अंकल फिल एक जाने माने जुआरी थे और उन पर काफी कर्ज था। अगर उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया तो कर्जदार उनकी जान ले लेंगे। इसलिए वो किसी भी तरह से खेत बेचना चाहते थे, ताकि बड़े भाई होने के नाते उन्हें खूब सारे पैसे मिल सके और वो अपना कर्ज उतार सके। दूसरी तरफ लड़कियां समय बर्बाद करने के लिए घर में जोर जोर से चिल्लाने लगी और झूठ मूठ का कहने लगी कि मेज के नीचे चूहे हैं। इसाबेल को भी उन्हें ढूंढने का नाटक करना पड़ा। जैसे ही वो मुड़े, बच्चों ने साइन करने वाला पेन चुरा लिया। लेकिन इससे बात नहीं बनी। अंकल फिल को तुरंत कमरे में 3 और पेन मिल गए। जब बच्चों को लगा कि वो उन्हें नहीं रोक सकते तो उन्होंने ऊपर देखकर मैकफी को पुकारा और मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज सुनकर मैकफी ने नॉर्मन से कहा कि वो अपनी जादुई छड़ी को जमीन पर जोर से पटके। कुछ ही पलों में जादू का असर हुआ और मेज पर रखे पेन एक एक करके
हवा में उड़ने लगे। लेकिन आखिरकार गुस्से से लाल अंकल फिल ने लड़कियों की जेब में छिपा हुआ पेन ढूंढ ही लिया। अब बच्चों के पास कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही इसाबेल साइन करने वाली थी तभी एक दुश्मन पायलट अपना विमान लेकर वहां से गुजरेगा। पुलिस वाले दादाजी की बात सच निकली। उसने एक साथ 3 छींके मारी और उसकी लाल नाक बटन से टकरा गई, जिससे एक मिसाइल छूट गई। बम गिरते ही पूरा घर बुरी तरह से हिलने लगा। फिल ने बड़ी मुश्किल से धोखा देकर साइन करवाने का इंतजाम किया था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट पर स्याही फैल गई थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। खेत बेचने की उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और वो पूरी तरह से निराश हो गया था। ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी कि कर्जदार उसकी जान ले लेंगे। इसलिए फिल ने खुद पुलिस वाले से उसे तुरंत गिरफ्तार करने की भीख मांगी। सच जानने के बाद पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे के गले लग गया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। जो बम गिरा था वो कभी भी फट सकता था। ऐसा होने से रोकने के लिए पुलिस वाले दादाजी सीढ़ी पर चढ़े और मैनुअल पढ़कर उसे डिफ्यूज करने लगे। लेकिन तभी उनका पैर फिसला और वो कुछ करने से पहले ही गेहूं के खेत में गिर पड़े। इस मुश्किल घड़ी में बच्चों ने खुद बम डिफ्यूज करने की जिम्मेदारी ली। सबसे बड़ी मेसी सीढ़ी के सबसे ऊपर खड़ी होकर तार काटने लगी, जबकि बाकी दोनों नीचे खड़े होकर सीढ़ी को पकड़े रहे ताकि वो गिरे नहीं। सीरिया ने बम डिफ्यूज करने के निर्देश पढ़ना शुरू किया। सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, लेकिन जैसे ही मेसी ने लाल तार काटी, बम बहुत ज्यादा अस्थिर हो गया और किसी भी वक्त फट सकता था। बच्चे घबरा गए। तभी समझदार नॉर्मन ने देखा कि इसमें एक चौथा स्टेप भी है, लेकिन हरा तार पुट्टी से ढका था, जिसे मेसी बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। समय तेजी से बीत रहा था। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी अपनी पसंदीदा पुट्टी का नाम सुनकर लालची मिस्टर एक खुद को रोक नहीं पाए और उड़कर वहां आ गए। उन्होंने झटपट सारी पुट्टी खा ली और आखिरकार हरा तार दिखने लगा। मेसी ने बम फटने से ठीक पहले बड़ी कामयाबी के साथ उस हरे तार को काट दिया। लेकिन बहुत ज्यादा पुट्टी खाने की वजह से मिस्टर ए का शरीर फूलने लगा और वो एक गोल मटोल गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ने लगे। जैसे ही जादुई छड़ी दोबारा नीचे आई, मिस्टर ए ने एक ऐसी जोरदार डकार ली जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती थी। अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। वो 2 महिला गुंडे जो घर तक पैसे मांगने आई थी और फिल की जान लेने वाली थी, इस तेज तूफान में उड़कर दरवाजे से बाहर जा गिरी। इस तरह अनजाने में फिल की जान बच गई। लेकिन गेहूं के खेत में आया बवंडर अभी थमा नहीं था। उसने सारे गेहूं की बालियों को तेजी से घुमाया और पलक झपकते ही पूरी फसल काट दी। इसके तुरंत बाद बवंडर आसमान में खूबसूरत आतिशबाजी में बदल गया और तारों की रोशनी तेजी से पूरे खेत पर बिखर गई। देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ की फसल कटकर तैयार हो गई। बच्चे खुशी से घास के ऊंचे ढेरों पर चढ़कर फिसलने का खेल खेलने लगे। केवल एक बुजुर्ग महिला जो दुकान की मालकिन थी, वो धीरे से मैकफी के पास आई और पूछा, तुम जा रही हो? मैकफी ने कहा, हाँ मैं जा रही हूँ। उसने कहा, शुक्रिया मुझे यहाँ रुकने देने के लिए। मैकफी ने जवाब दिया, शुक्रिया मुझे ढूंढने के लिए अगाथा। दरअसल दुकान की मालकिन पहली फिल्म की वही छोटी बच्ची अगाथा थी। वो बच्ची जिसे उसके भाई बहनों ने खूब परेशान किया था। आज उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। वक्त ने भले ही उसके बाल सफेद कर दिए थे, लेकिन मैकफी के साथ उसका रिश्ता आज भी वैसा ही था। इस वक्त सारे बच्चे मजे करने में लगे थे और किसी की नजरों में आए बिना मैकफी वहां से चुपचाप जाने लगी। लेकिन तभी बच्चों ने उन्हें देख लिया। वो जा रही है। क्यों? क्या तुम भूल गए कि वो कैसे काम करती है? जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है, लेकिन तुम उन्हें चाहते नहीं हो। इसाबेल और बच्चे तुरंत उनके पीछे भागे। वो मैकफी को जाने नहीं देना चाहते थे। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद उन्हें इस नैनी की आदत हो गई थी। लेकिन लाख पुकारने के बावजूद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। शायद मैकफी के आने का मकसद ही यही था कि वो एक ऐसा साथ दे जिसे एक दिन खत्म होना ही था, ताकि इंसान को उनके बिना भी जिंदगी में आगे बढ़ना आ जाए। सबसे आगे दौड़ रही इसाबेल अचानक रुक गई। बच्चों ने हैरानी से उसकी नजरों का पीछा किया। दूर क्षितिज पर मैकफी की मुलाकात घर लौट रहे एक फौजी से हुई। दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सलाम किया और आगे बढ़ गए। और वो जाना पहचाना चेहरा कोई और नहीं बल्कि बच्चों के प्यारे पिता का था। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए उनके पास गए। पूरे परिवार ने फूलों से सजी उस पहाड़ी पर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तभी मैकफी ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आखिरी सबक जो विश्वास बनाए रखने के बारे में था, वो भी पूरा हो चुका था और उनका चेहरा वापस पहले जैसा हो गया था। मैकफी ने अपनी आंखों में छुपे प्यार को छुपा लिया और एक नए परिवार की तरफ चल पड़ी, जिन्हें उनकी जरूरत थी। और वो 7 मेडल जिनका अलग अलग मतलब था, वो भी उन 6 लोगों को मिल गए थे। लेकिन 7वां मेडल गायब था। वह फिल्म के किसी भी किरदार का नहीं था। तो फिर वो किसका था? शायद ये स्क्रीन के सामने बैठे आपके लिए है। आपने अपना वक्त और जज्बात देकर इस कहानी को एक नई जान दी है। भले ही असल जिंदगी में हर कोई आपसे कहे कि अब आपको बड़ा हो जाना चाहिए और आप समझदारी से बड़ों की तरह दुनिया की मुश्किलों का सामना भी करते हैं, लेकिन आपके दिल में आज भी एक बच्चा बसा है। आप अच्छाई पर विश्वास करते हैं और इस फिल्म में छुपी हिम्मत, दया और विश्वास को अपने दिल में जगा कर रखते हैं। और फिर किसी दिन किसी अनजान पल में आपको किसी और की बात नहीं माननी पड़ेगी। आप मजबूती से अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे। इसलिए वो कल्पनाओं का मेडल कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैकफी ने चुपके से उसे आपकी जेब में रख दिया था। आपको बहुत बहुत बधाई। इस मासूमियत और जोश को अपने साथ रखें और हिम्मत के साथ जिंदगी का नया पन्ना खोलें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं हूँ फैनिक्स। उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे।